हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ सक्सेस ट्री ऑनलाइन। माय नेम इज हरजीत और मैं आज लेकर आ गई हूँ जी रीजनिंग के 10 सवाल। जैसे कि आप सबको पता है ईपीएफओ एपीएफसी का एग्जाम बहुत जल्दी आने वाला है, तो इसकी नोटिफिकेशन बहुत ही जल्दी आएगी और एग्जाम भी आपको पता है जल्दी ही हो जाएगा। तो रीजनिंग के आपके सवाल आने हैं 5 से 8। तो चलिए जी, आज हम करेंगे 10 एमसीक्यूज ऑफ रीजनिंग। तो सारे चैप्टर्स रहेंगे, मिक्स सवाल रहेंगे और सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है। सेशन को एंड तक ज्वाइन रखिएगा, ठीक है जी। अगर आप देखना चाहते हैं कि प्रीवियस ईयर सवाल किस तरीके से आए हुए हैं, तो ऑलरेडी इस चैनल पे रीजनिंग की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की वीडियो पड़ी हुई है, तो वीडियो सेक्शन पे जाइएगा और चेक कर लीजिएगा, तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी देख सकते हैं। तो चलिए जी, पहला सवाल स्क्रीन पे। हाँ जी, पहला सवाल स्क्रीन पे देखिए क्या कह रहा है जी। इफ द ऑर्डर ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट इज रिवर्स्ड, अगर मैं इंग्लिश अल्फाबेट को क्या कर दूं, रिवर्स कर दूं, ठीक है जी, और उसकी जगह उसी लेटर ने ले ली है, तो बताएं लखनऊ को किस तरीके से लिखा जाएगा। तो लखनऊ को किस तरीके से लिखा जाएगा ये बताना। तो देखिए अब इसमें क्या कह रहा है, अगर मैं इंग्लिश अल्फाबेट्स लिखती हूं ए बी सी डी एज ऑन जेड तक, इनको क्या करना है, रिवर्स कर देना। तो यहाँ क्या आ जाएगा, जेड वाई एक्स डब्ल्यू, ठीक है जी, ये आ गया वी एज ऑन ए तक, तो ये क्या हो गया जी, रिवर्स हो गए। तो ए टू जेड, तो अब मैंने क्या करा, जेड वाई एक्स ऐसे लिख दिया, ठीक है जी। अब मुझे पूछ रहा है कि बताए लखनऊ के अक्षर क्या रहेंगे। अगर आपको ऑपोजिट लेटर वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको इस सवाल को पूरा बनाने की जरूरत नहीं है। जिनको ऑपोजिट लेटर वाला कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है वो क्या करेगा, पूरा ए टू जेड लिखेगा, फिर उसके नीचे जेड वाई एक्स ऐसे लिखेगा। तो चलिए, ऑपोजिट लेटर वाला कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। दो लेटर्स एक दूसरे के ऑपोजिट तब होते हैं जब उनकी पोजीशन वैल्यू का सम कितना बनता है, 27। अब A1 है और Z 26, तो क्या बन गया राजे, 27। B2 और Y 25, तो क्या बन गया राजे, 27। C3 और X क्या है, 24, तो ये क्या बन रहा है, 27। इन दोनों का जोड़ क्या है, 27। तो ये एक दूसरे के क्या है, ऑपोजिट लेटर्स। इनको याद करने का तरीका भी होता है, वो मैं आपको नेक्स्ट सेशन में सिखाऊंगी, जब 4:30 बजे क्लास होगी, जिसमें हम क्या करवाएंगे, फाउंडेशन, नींव बनाएंगे आपकी, ठीक है जी। तो अब मुझे बनाना है लखनऊ का। अब देखिए एल की पोजीशन वैल्यू होती है 12, तो क्या आ जाएगा 15, ठीक है जी। 12 + 15 आपका क्या बनता है, 27, यानी कि ओ, तो ओ सब में आ रहा है। अगला 21, तो यू होता है अंडर 21, तो यू का ऑपोजिट क्या बनेगा, एफ, क्योंकि 27 बनाना है, तो मेरे पास दो ऑप्शंस एलिमिनेट हो गई, ये वाली। अगर मैं इसमें चेक करूं, बाकी सब सेम है, सिर्फ लास्ट लेटर से आएगा। लास्ट इज W इज 23, तो इसका ऑपोजिट लेटर क्या होगा, 4। 4 कौन होता है राजे, डी, ठीक है जी, 4 क्या होता है, डी। तो मेरा आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन डी। चलिए जी, अगला सवाल क्या है जी राजे, कोडिंग डिकोडिंग का। क्या कहता है, गो का कोड है 32, शी का कोड है 49, सम का कोड बताएं, ठीक है जी। गो का 32, शी का 49, तो सम का कोड बताएं। अब देखिए गो की अगर मैं पोजीशन वैल्यूज डालू G7 और 15, अगर मैं इनका जोड़ करूं तो 32 नहीं बनता, तो यानी कि ये लेफ्ट हैंड साइड का सम तो नहीं बन रहा। पर मेरे पास पोजीशन वैल्यूज राइट हैंड साइड से भी होती हैं। अब राइट हैंड साइड से कैसे होती हैं, ये देखिए, राइट हैंड साइड की अगर आपको पोजीशन वैल्यू निकालनी है तो आपने क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट्स +1 माइनस लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है जी। टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट्स 26 +1 माइनस कर देना है आपने लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू। जैसे कि मुझे इसकी निकालनी है तो 7, तो 27 में से 7 गए 20, तो जी की लेफ्ट राइट हैंड साइड से वैल्यू क्या हो गई, 20, और ओ की राइट हैंड साइड से वैल्यू क्या होगी राजेश, 27 में से 15 गए, क्या होगी जी, 12। तो अगर मैं इन दोनों का जोड़ कर दूं तो क्या बनता है, 32, ठीक है जी। इन दोनों का जोड़ कर दे तो 32, यानी कि मुझे पता चल गया ये लेफ्ट हैंड साइड का सम ना होकर क्या हो रहा है राजे, राइट हैंड साइड का सम। तो ये राइट हैंड साइड का सम है। ऐसे ही शी का चेक करें तो शी का भी राइट हैंड साइड का सम बन रहा है। अब मुझे निकालना है सम का, तो चलिए सम की पहले मैंने लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यूज डाली, क्योंकि राइट हैंड साइड की मुझे याद नहीं है, पर मुझे ट्रिक याद है। 27 में से क्या करना है राजे, लेफ्ट हैंड साइड का सम माइनस। तो चलिए मैंने यहाँ किया S19 O15 M13 E5, ठीक है जी, ये आ गया। अब 27 में से 19 गए 8, 27 में से 15 गए 12, 27 में से 13 गए 14, 27 में से 5 गए 22। तो ये है मेरे राइट हैंड साइड की वैल्यू और मुझे इसको ऐड करना है। और ऐड भी मैं पूरा नहीं करूंगी, लास्ट डिजिट ऐड करूंगी, क्यों, क्योंकि लास्ट डिजिट सबका अलग है। तो चलिए मैंने ऐड किया, 2 + 4 6, 6 + 2 8, 8 + 8 6, ठीक है जी, 8 + 8 16, तो लास्ट डिजिट क्या आ गया, 6। तो मेरे सवाल का जवाब क्या रहेगा, ऑप्शन ए।
तो आपने स्मार्टली ऑप्शंस को साथ लेते हुए सवालों को करना है, ठीक है जी, ताकि आपका टाइम सेव हो एग्जाम में। अगला सवाल देखिए राजे, फिर से हमारे पास आ गया कोडिंग डिकोडिंग का। क्या कहता है डायमंड का कोड? डायमंड का कोड क्या है? VQY MKLV, ठीक है जी, VQY MKLV ये दिया हुआ है। अगर मैं इनकी पोजीशन वैल्यूज लिखूं तो D4 I9 A1 M13 O15 N14 D4 V22 Q17 Y25 M13 Kings 11 L12 V22, ठीक है जी, ये आ गया। अब इसमें क्या हो रहा है, देखिए इसमें क्या हो रहा है, ऑपोजिट लेटर्स -1। ये देखिए, अगर मैं डी का ऑपोजिट लेटर की बात करूं तो डोंट वरी, ठीक है जी, डी की ऑपोजिट लेटर की बात करूं तो क्या आएगा? W। तो इसमें क्या कर रहा है? -1, ठीक है जी, डोंट वरी। फिर उसमें क्या कर रहा है? -1। ऐसे ही 9 का ऑपोजिट लेटर क्या होता है? 18। तो 18 में से -1 किया, कितना आ गया? 17 आ गया। ऐसे ही ए का ऑपोजिट लेटर होता है Z, क्योंकि 1 और 26 को मिलाकर मेरे पास क्या आता है? 27 आता है। 1 और 26 को मिलाकर 27, तो -1, ठीक है जी, 25 आ गया। ऐसे ही 13 और 14, ठीक है जी, 13 और 14 को मिलाकर क्या बनता है? 27 बनता है। तो उसमें से 1 माइनस कर दिया, 13 आ गया। हाँ जी, 15 और कितना ऐड करेंगे? 12। तो 12 में से 1 लेस कर दिया, 11, यानी कि ऑपोजिट लेटर फिर उसका -1। तो चलिए जी सवाल बनाते हैं फीमेल का कोड। तो अब F क्या होता है? 6। तो 6 का ऑपोजिट लेटर क्या होता है? 21। ऑफ रीजनिंग वाली मैम कितना काम देती है। तो ऑपोजिट लेटर्स याद करवाऊंगी मैं 4:30 बजे के सेशन में, सैटरडे को। याद रखिएगा, सैटरडे को आपका 4:30 बजे के सेशन में आपको कोडिंग डिकोडिंग के ट्रिक्स सिखाए जाएंगे। तो F का ऑपोजिट क्या हो गया? U, और U का प्रीवियस लेटर क्या होगा? T। तो यानी कि ये दो ऑप्शन तो कट गई। अब अगले से ही आंसर आ जाएगा, पूरा पूरा नहीं बनाना, स्मार्टली करना है सवालों को। हाँ जी, E5, तो 5 का ऑपोजिट क्या होगा? V। इवन E का ऑपोजिट क्या होता है? V। तो V का प्रीवियस लेटर, तो V का प्रीवियस लेटर क्या होगा राजे? U। तो आपका आंसर क्या बन गया? ऑप्शन ए। चलिए जी अगला सवाल आ गया हमारे पास ब्लड रिलेशनशिप का। क्या कहता है? इंट्रोड्यूसिंग रीना, ठीक है जी, रीना को इंट्रोड्यूस किया, तो ये मैंने रीना बना दी, ठीक है जी, रीना को इंट्रोड्यूस किया, रीना बना दी। मोनिका ने कहा, ठीक है जी, रीना को इंट्रोड्यूस करके मोनिका ने कहा शी इज दी ओनली डॉटर, ठीक है जी, मोनिका ने क्या कहा? ये इकलौती बेटी है। ये इकलौती बेटी है, किसकी इकलौती बेटी है? मेरे पापा की ओनली डॉटर की। ये इकलौती बेटी है किसकी? मोनिका के पापा की ओनली डॉटर, ठीक है जी, मोनिका के पापा की ओनली डॉटर की ये इकलौती बेटी है। अब सवाल क्या है? मोनिका रीना की क्या लगी? तो मोनिका रीना की क्या लगी? मदर, ठीक है जी, ये इकलौती बेटी है, मेरे पापा की बेटी, यानी कि मेरे पापा की ओनली बेटी मतलब मोनिका, तो मोनिका की ही बेटी है, तो मोनिका इसकी क्या लगी? मदर। चलिए जी अगला सवाल, कोडेड रिलेशनशिप, ये भी ब्लड रिलेशनशिप की टाइप है। क्या कहता है? बताइए कौन सी ऑप्शन में क्यू पैटर्नल अंकल आ रहे हैं के? तो कौन सी ऑप्शन में क्यू पैटर्नल अंकल आ रहे हैं ये बताना है। तो चलिए पैटर्नल अंकल, तो सबसे पहले मुझे क्यू क्या चाहिए? मेल, ठीक है जी, क्यू मुझे क्या चाहिए? मेल। अब मैंने चेक किया ये मेल का साइन है, ये मेल का साइन है, तो यहां पर रिलेशन चेक किया ए बी, यहां पर भी ए बी, ठीक है जी, दोनों में ए बी है। तो अगर मैं देखूं क्यू के इमीडिएट बाद मल्टीप्लाई या डिवाइड, ठीक है जी, क्यू के इमीडिएट बाद मल्टीप्लाई या डिवाइड, तो मेरा आंसर वो होगा जिसमें क्यू के इमीडिएट बाद क्या हो? मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो। अब मैंने ऑप्शंस में देखा, यहाँ पे क्यू के बाद मल्टीप्लाई है ही नहीं, यहां पर मल्टीप्लाई आ रहा है, यहां पर भी मल्टीप्लाई आ रहा है, तो मेरे सवाल का जवाब या तो बी होगा या सी होगा, ठीक है जी, बी होगा या सी होगा। मैंने चेक किया ये ऑप्शन कट गई, ये ऑप्शन कट गई, या तो बी होगा या सी। तो चलिए अब एक ऑप्शन बनाएंगे, अगर एक नहीं आ रहा तो ऑब्वियस है जो बचा हुआ है वही मेरा आंसर है। तो चलिए मैंने बी ऑप्शन को बनाया, के मल्टीप्लाई बी, तो क्या पढ़ेंगे? के इज ब्रदर ऑफ बी, बी डिवाइड बाय एन, बी इज फादर ऑफ एन, एन मल्टीप्लाई क्यू, एन इज ब्रदर ऑफ क्यू, एन इज ब्रदर ऑफ क्यू, क्यू मल्टीप्लाई डी, क्यू मल्टीप्लाई डी, क्यू इज ब्रदर ऑफ डी, ये आ गया, क्यू इज ब्रदर ऑफ डी। अब इसमें अगर मैं ध्यान से देखूं, क्या क्यू पैटर्नल अंकल आ रहा है के का? तो क्यू पैटर्नल अंकल, हाँ जी, क्यू पैटर्नल अंकल नहीं आ रहा, जबकि के पैटर्नल अंकल आ रहा है क्यू का। तो के उसका चाचा या ताया है, क्यू का क्यू नहीं है, ठीक है जी, तो पहला ऑप्शन नहीं आया।
सॉरी सेकंड ऑप्शन भी नहीं आया, पहले ही कट गया था, तो अब मेरे पास एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन सी। फिर भी हम इसको चेक कर लेते हैं बना के, क्या है जी, Q मल्टीप्लाई एल, तो Q मल्टीप्लाई एल, Q इज ब्रदर ऑफ एल, तो Q इज ब्रदर ऑफ एल, ये आ गया। L डिवाइड बाय R, L इज फादर ऑफ R, तो L इज फादर ऑफ R, ये आ गया। R मल्टीप्लाई के, तो R मल्टीप्लाई के, R इज ब्रदर ऑफ के, तो R क्या है, ब्रदर है K का, तो ये बन गया। अब सवाल क्या है जी, सवाल क्या Q पेटर्नल अंकल है K का, तो ये देखिए L फादर है R और K के, और Q उसका भाई है, तो Q पेटर्नल अंकल आ रहा है, तो इस सवाल का जवाब क्या रहा, ऑप्शन सी। चलिए जी अगला सवाल है राजे हमारे पास फैमिली ट्री का। तो देखते हैं क्या कहते हैं। हमारे पास 8 जने हैं, ठीक है जी, 8 पर्सन की फैमिली है, 8 पर्सन है, 8 ए से लेकर जी तक, एच भी है, 3 मैरिड कपल है, 3 जनरेशन है, इस परिवार में 3 जनरेशन है। ए इज दी ओनली डॉटर ऑफ डी। अब देखिए ए इज दी ओनली डॉटर ऑफ डी का मतलब क्या है, ए उनकी इकलौती बेटी है, ए डी की इकलौती बेटी है, तो इससे ये नहीं डिराइव हो रहा कि ए इकलौता बच्चा है। अगर मेरे पास वर्ड होता ना ए इज दी ओनली चाइल्ड, तो मैं कहती कि उनका एक ही बच्चा है। जब मुझे बोला है ओनली डॉटर, तो इसका मतलब जो ए है वो इकलौता बच्चा है, सॉरी ए इकलौती लड़की है, लड़का और भी हो सकता है। तो ए इज दी ओनली डॉटर ऑफ डी, ये आ गया। और डी के साथ क्या लिख दिया, डी इज पेटर्नल ग्रैंडफादर ऑफ ई, तो जो डी है वो कौन है, पेटर्नल ग्रैंडफादर। अब पेटर्नल ग्रैंडफादर का मतलब क्या होता है, दादाजी। अगर मेटर्नल ग्रैंडफादर दिया होता तो नाना जी आ जाते, पेटर्नल ग्रैंडफादर दिया तो कौन आगे राजे, नाना दादाजी, पेटर्नल ग्रैंडफादर दादाजी, तो ये आगे पेटर्नल ग्रैंडफादर दादाजी। यहाँ पे पहले मैंने इनका बेटा बनाया, फिर ई बनाया, तो ई उनका क्या हो सकता है, पोता या पोती। इसका जेंडर क्लियर है कि डी जो है वो मेल है, ठीक है जी, ये भी मेल है। आगे बनाते हैं, जी इज दी ओनली चाइल्ड ऑफ सी। अब इसको अलग से बनाएंगे क्योंकि मुझे इसमें नहीं पता, जी ओनली बच्चा है सी का, ये आ गया। एफ इज मदर इन लॉ ऑफ बी, तो जो एफ है वो मदर इन लॉ है बी की, तो एफ का जो एक बच्चा है यहां आ गया बी, ठीक है जी, एफ का बच्चा और ये आ गया बी। और जो एफ है वो मदर इन लॉ है बी की, तो मदर इन लॉ, ये फीमेल है, इसका जेंडर क्लियर है क्योंकि वो मदर इन लॉ है। बी उसका जवाई भी हो सकता है, बी उसकी नू भी हो सकती है, ठीक है जी, नू को क्या कहते हैं, बहू भी हो सकती है, ठीक है जी, तो ये भी हो सकता है। आगे पढ़ते हैं, द नंबर ऑफ मेल्स इन द फैमिली इज 2 मोर देन द नंबर ऑफ फीमेल्स। अब इसने बोल दिया कि जो लड़के हैं वो 2 ज्यादा है लड़कियों से, तो जितनी लड़कियां हैं उससे 2 लड़के ज्यादा है। अगर मैं बात करूं मेल फीमेल, अगर मैं ये 4-4 कर दूं, ये तो इक्वल आ गए। अगर मैं ये 3 कर दूं, ये 5 कर दूं, तो 2 ज्यादा आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। अगर ये 2 कर दूं, ये 6 कर दूं, तो नहीं, 4 ज्यादा हो गए, ठीक है जी। तो यही आपके पास बनेगा कि लड़के 4-5 होंगे और लड़कियां कितनी होंगी, 3। चलिए जी आगे उसने बोला इज अनमैरिड, तो ई अनमैरिड है, यहां बना दिया अनमैरिड। फिर उसने बोला सी इज सन इन लॉ ऑफ डी, जो सी है वो सन इन लॉ है डी का, तो सी सन इन लॉ है, तो यहां आ गया, ठीक है जी, सन इन लॉ। तो डी की एक बेटी है, एक बेटा है, सी उसका सन इन लॉ, और आगे सी का बच्चा है जी, सी का बच्चा है जी, तो ये रब कर देते हैं, ये मेरा ज्वाइन हो चुका है। अब मुझे इसको भी ज्वाइन करना है, इसको भी ज्वाइन करना है। अब देखिए मुझे बोला गया था 3 जनरेशन आ गई, 3 मैरिड कपल। अब ये मैरिड कपल आ गया, एक ये मैरिड कपल आ जाएगा और एक ये मैरिड कपल आ जाएगा, ठीक है जी, इज अनमैरिड। आगे उसने मुझे बोला है सी इज द सन इन लॉ ऑफ डी, हो गया एच इज नॉट मैरिड टू डी, जो एच है वो डी के साथ मैरिड नहीं है, तो यानी कि यहां एच नहीं आएगा, यहां जो फीमेल आनी है वो एच नहीं है। यहां पर आ सकता है, आ सकता है। और देखिए एफ इज मदर इन लॉ, तो ये बन सकता है एफ जो है मदर इन लॉ है बी की, तो यहां बी आ जाएगी, और ये आ गया एच, ठीक है जी, एफ इज मदर इन लॉ ऑफ बी, तो एफ सासू मां बन गई बी की, एफ का बच्चा है एच और ए, और बी उसकी क्या हो गई, नू बन गई, बहू बन गई। अब अगर मैं देखती हूं मेरे पास 5 लड़के थे और 3 लड़कियां, तो 1 2 3, 3 लड़की आ गई, ये लड़का, ये लड़का, ये लड़का, ये भी लड़का और ये भी लड़का, ठीक है जी। तो मैंने इसको ज्वाइन कर दिया, तो आपको इसको क्या करना है, अलग अलग बनाकर फिर ज्वाइन कर देना है। तो चलिए सवाल देखते हैं, सवाल क्या पूछा है। सवाल है हाउ इज ए रिलेटेड टू ई, ए ई का क्या लगा, तो ए ई का क्या लगा, तो चलिए चेक करते हैं ए ई का क्या लगा। तो ये रहा ए और ये है ई, तो ए ई की क्या लगी, आंट, ठीक है जी, बुआ लगी, तो बुआ को क्या बोलते हैं, आंट। आंट ऑप्शन में नहीं है तो क्या मार्क करेंगे, नन ऑफ दीज।
चलिए जी, अगला सवाल है राजा हमारा कैलेंडर का। क्या कहता है? आरुष का बर्थडे, ठीक है जी, आरुष का बर्थडे कब है? 27 अप्रैल, और उस दिन क्या है? थर्सडे, ठीक है जी, आरुष का बर्थडे है 27 अप्रैल थर्सडे। मितुल का बर्थडे, ठीक है जी, मितुल का बर्थडे 28 सितंबर को किस दिन होगा? ठीक है जी, मितुल 28 सितंबर 28 सितंबर को किस दिन होगा? ये होगा, ठीक है जी, ये है आपका आरुष। और 28 सितंबर को क्या डे पड़ेगा ये निकालना है, क्योंकि सेम ईयर है, ठीक है जी। अब देखिए आपने क्या करना है इस वालों में, आपको इन दोनों के बीच के ऑड डेज निकालने हैं, ठीक है जी, इन दोनों के बीच में कितने ऑड डेज हैं ये निकालने हैं। तो इन दोनों के ऑड डेज निकालेंगे। अब इनके बीच और इनके बीच के ऑड डेज निकालने के लिए सबसे आपको क्या करना है, ठीक है जी, इन दोनों के बीच के ऑड डेज निकालने के लिए आपको क्या करना है, जैसे अगर आप 27 अप्रैल ले रहे हैं तो 28 सितंबर नहीं लेना, ठीक है जी, इन दोनों में से एक डेट लेनी है, या तो ये ले या ये ले, ठीक है जी, ये ले या ये ले, दोनों नहीं लेनी। तो मैंने 27 अप्रैल ले ली, 28 सितंबर डेट नहीं लेनी। तो अप्रैल के मैंने दिन लिए 4, 27, 28, 29, 30, 4। अगर मैं मई की बात करूं तो मई होता है 31 दिनों का, तो 31 को 7 से डिवाइड कर ले, क्योंकि मैंने तो ऑड डेज निकालना है। तो ऑड डेज क्या होता है? हमेशा 7 से कम होते हैं। तो 31 डेज को मैंने 7 से डिवाइड किया, तो मेरे पास रिमाइंडर कितना आया? 4। तो जो ऑड डेज होते हैं ना वो हमेशा क्या होता है? रिमाइंडर, ठीक है जी। अब ऑड डेज होता क्या है? ऑड डेज क्या होता है राजे? अगर मैं बोलूं आज मंगलवार है, ठीक है जी, आज मंगलवार है, तो बताइए 10 दिन बाद क्या होगा? अब मुझे पता है 7 दिन बाद तो मंगलवार होगा, तो 3 दिन एक्स्ट्रा, ठीक है जी, 3 दिन एक्स्ट्रा। तो मैं 10 को क्या करूंगी? 7 से डिवाइड कर लूंगी, तो जो मेरे पास रिमाइंडर आएगा वो, ठीक है जी। तो रिमाइंडर होता है ऑड डेज। तो मेरे पास मई में कितने ऑड डेज आ गए? 3। अप्रैल, मई, जून में आ गए 2, क्योंकि 30 का महीना है, 30 को अगर आप 7 से डिवाइड करेंगे तो 2 रिमाइंडर आएगा। जुलाई में आ गए 3, अगस्त में आ गए 3। अब सितंबर में देखिए मैंने 28 तो लेनी नहीं, क्योंकि मैंने 27 ले चुकी हूँ, तो सितंबर में कितने लूंगी? 27 दिन। अब 27 भी नहीं लेना, क्यों? क्योंकि मैंने ऑड डेज बताया 7 से कम होते हैं। तो 27 को 7 से डिवाइड किया तो क्या रिमाइंडर बचा? 6, ठीक है जी। 7 का टेबल रख ले, याद कर लें कैलेंडर के लिए, ठीक है जी। 21 आता है 7 के टेबल में, 6 रिमाइंडर बच गया, तो ये आ गया। अब इन सब को ऐड करें, फिर डिवाइड बाय 7 करें। अब डिवाइड बाय 7 क्यों करें? क्योंकि ऑड डेज हमेशा क्या होंगे? 7 से कम होंगे। अभी भी ऑड डेज जो है वो 7 से ज्यादा आ रहे हैं, तो इन सब को ऐड करके फिर 7 से डिवाइड करना है। तो आपने स्मार्टली क्या करना है? आपने इनको 7 बनाना और काट देना है। ये देखो 4 और 3 7, 2 और 3, हाँ जी, 2 और 3 5, ठीक है जी, 1 2 यहां से ले लिया, 7, 1 रह गया, 6 और 1 7, तो 0 बच गया, तो 0 ऑड डे। तो 0 ऑड डे का मतलब जो ये दिन है यही सेम डे आ जाएगा, यानी कि ये थर्सडे है तो ये भी क्या आ गया? थर्सडे, ठीक है जी, वो थर्सडे है तो ये भी क्या आ गया? थर्सडे। तो 0 ऑड डे आ गया, तो क्या आ गया? थर्सडे आ गया, ठीक है जी। अगर यहाँ 1 आ जाता तो ये थर्सडे है तो 1 दिन बढ़ाकर फ्राइडे आ जाता। अगर यहाँ 2 आ जाता है तो थर्सडे में 2 दिन बढ़ा दीजिए, सैटरडे आ जाएगा। 3 दिन बढ़ा देंगे, संडे आ जाएगा, ठीक है जी। तो जो ऑड डेज होंगे वो उसमें ऐड कर देने हैं। अगर मुझे इससे पहले का पूछा होता, यानी कि 27 फरवरी का पूछा होता, तो मैं ऑड डेज निकालती, तो मैं माइनस करती, क्योंकि पीछे जाना है तो माइनस करना है, आगे जाना है तो क्या करना है? प्लस करना है। चलिए जी, अगला सवाल है हमारे पास रैंकिंग का। क्या कहता है सवाल में? ऑन एनुअल डे इन अ स्कूल, ठीक है जी, एनुअल डे है स्कूल में, 11 स्टूडेंट्स ने पार्ट लिया स्विमिंग में, ठीक है जी, 11 स्टूडेंट्स ने पार्ट लिया स्विमिंग में। ये सब लाइन में खड़े हैं, ये सब लाइन में खड़े हैं। हमजा खड़ा है 7th फ्रॉम राइट, तो हमजा खड़ा है 7th फ्रॉम राइट, तो ये आ गया 7th फ्रॉम राइट। और 2 स्टूडेंट्स हैं हमजा और वेंकटेश के बीच में, तो 2 स्टूडेंट्स हैं हमजा और वेंकटेश के बीच में, तो वेंकटेश इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, 2 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है जी। वेंकटेश इधर भी आ सकता है और इधर भी आ सकता है। पर मेरा सवाल क्या है? हमजा का रैंक बताएं लेफ्ट हैंड से, तो हमजा का रैंक लेफ्ट हैंड से बताना है। अब देखिए मेरे पास क्या रूल होता है, मैंने अभी आपको अल्फाबेट्स में भी सिखाया। अगर आपको एक साइड से रैंक दिया है, दूसरी साइड से निकालना है, तो आपने क्या करना है? टोटल +1 माइनस राइट हैंड साइड जो गिवन है, तो लेफ्ट हैंड साइड का निकालना है, राइट हैंड साइड का गिवन है। तो टोटल मेरे पास 11 बच्चे खड़े थे, 11 + 1 -7, तो 12 में से 7 गए 5, 12 में से 7 गए 5। तो इस सवाल का जवाब क्या रहेगा? ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। चलिए जी, अगला सवाल है क्लॉक का। क्या कहता है? 2 क्लॉक्स
संडे को नून पे, यानी कि संडे को 12 बजे सेट करी गई। ठीक है जी, 2 घड़ियां संडे को 12 बजे सेट करी। एक घड़ी गेन कर रही है 2 मिनट, एक घड़ी गेन करने का मतलब तेज चल रही है, जबकि दूसरी घड़ी क्या कर रही है, 3 मिनट पीछे चल रही है 24 घंटों में। ठीक है जी, 2 घड़ियां हैं। अगर मैं बात करूं ये घड़ी 2 घड़ी, ये क्या कर रही है, गेन कर रही है 2 मिनट, गेन कर रही है मतलब 2 मिनट तेज चल रही है। ये क्या चल रही है राजे, ये लूज कर रही है 3 मिनट। अगर मैं इस घड़ी की बात करूं तो ये अगले दिन संडे के नहीं, मंडे को ये कितने बजाएगी, 12:02। ये कितने बजाएगी, 11:57। क्यों, क्योंकि ये पीछे चल रही है। ठीक है जी, ये कब है, मंडे की बात। ठीक है जी, मंडे की बात कर रही हूं क्योंकि संडे नून तक तो ठीक करी थी, ये मंडे नून पे ये समय शो करेगी। ठीक है जी, ये टाइम शो करेगी, क्योंकि वो तेज चल रही है तो वो ज्यादा शो कर रही है, वो पीछे चल रही है तो वो क्या करेगी, टाइम कम शो करेगी, 11:57 शो करेगी। अब सवाल पढ़ते हैं, सवाल में क्या पूछा गया है, What will be the true time when the first clock indicates 3 PM on Wednesday? वो कह रहे हैं जब बुधवार को 3 PM शो कर रही है घड़ी, पहली वाली, तो एक्चुअल टाइम क्या था, एक्चुअल टाइम। अब देखिए घड़ी क्या चल रही थी, तेज चल रही थी, घड़ी ये वाली तेज चल रही है क्योंकि पहली घड़ी यही है। अगर ये तेज चल रही है तो ये समय कितना शो कर रही है, 3 PM। इट मीन्स अब जो टाइम आएगा वो 3 PM से कम होगा, क्योंकि जो एक्चुअल टाइम होगा वो 3 से कम होगा। ठीक है जी, यानी कि सारी ही ऑप्शंस 3 से कम की हैं। चलिए अब इसको कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए संडे 12, ठीक है जी, संडे 12 से मंडे 12, ठीक है जी, 12 घंटे हो गए, सॉरी 24 घंटे हो गए। तो कितना गेन किया घड़ी ने, 2 मिनट। ऐसे ही ट्यूसडे 12, अब ट्यूसडे 12 फिर 24 घंटे हो गए, 2 मिनट और गेन कर लिया। हाँ जी, बुधवार को 12, अब बुधवार 12 को 24 घंटे हो गए, तो क्या किया, 2 मिनट और गेन कर लिया। अब ये 6 मिनट का गेन तो हो गया, ये बुधवार 12 बजे तक, बुधवार 12 बजे तक कितना गेन हो गया, 6 मिनट। 6 मिनट यानी कि 3 से 6 मिनट को लेस कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, 254। तो इस सवाल का जवाब अभी तक यही बनता है। पर ये 12 बजे तक है, मुझे तो 3 बजे तक जाना है, तो ये 3 बजे का अगर एक्चुअल आंसर निकालना है जो ऑप्शन में नहीं है, तो एक्चुअल आंसर क्या बनेगा, ये देखिए मुझे पता है 24 घंटों में वो कितना गेन कर रही है, 2 मिनट। तो 1 घंटे में 2/24। अब मुझे किसका निकालना है, 12 से 3 घंटे का, और तो 3 घंटे का निकालने के लिए 2/12 इंटू 3, तो ये मैंने काट दिया, ये आ गया 4, फिर ये मैंने काट दिया, आपके पास क्या आ गया, 1/2। आई थिंक मैंने कुछ मिस्टेक कर दी, ओके। ये देखिए यहाँ पे 24 लिखना था, 24, ठीक है जी, 24 घंटों में 2 मिनट, तो 1 घंटे में 2/24, तो ये 24 आ गया। तो जब इसको 24 से काटा तो ये आ गया आपके पास 1 ये काटा 3 के टेबल से आ गया 8, ये काटा आपके पास आ गया 1/4, तो ये 1/4 सेकेंड्स। तो 1/4 को मैं ये भी लिख सकती हूँ 15/60। ये 15/60 क्यों लिखा, क्योंकि जो आपके पास सेकेंड्स है, ठीक है जी, 1/4 यानी कि 15/60, अगर मैं इसको काटती हूँ तो ये 1/4 ही बनता है, तो ये 15 सेकेंड्स भी बन गए। तो मेरे पास जो घड़ी फास्ट चली है वो कितना चली है, 6 मिनट 15 सेकेंड। ठीक है जी, 6 मिनट 15 सेकेंड घड़ी क्या चल रही थी, फास्ट। अब मुझे इसको लेस करना है, अब इसको लेस कैसे करेंगे, 259.60। ठीक है जी, 3 को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये 60 आ गए सेकेंड्स, अगर मैं इसको इसमें डाल दूं तो ये 260 आ गया। 260 का मतलब क्या होता है, 3, क्योंकि 60 मिनट्स मतलब 1 घंटा, 3। तो इसको मैंने इस तरीके से लिखा, और 6:15 मैंने लेस किया, तो मेरे पास अगर एक्चुअल ऑप्शन देखी जाए तो मेरा बनेगा 2:53:45 सेकेंड। ठीक है जी, 2:53 और 45 सेकेंड, पर वो ऑप्शन में नहीं है, तो अप्रॉक्स मेरा आंसर क्या बनेगा, 2:54 PM। ठीक है जी, चलिए जी लास्ट सवाल आज का, तो आज का लास्ट सवाल घड़ी का ही है। क्या कहता है, घड़ी गेन कर रही है, तेज चल रही है, 15 मिनट तेज चल रही है एक दिन में, यानी कि 24 घंटों में, 24 घंटों में घड़ी तेज चल रही है, और वो सुबह 12 बजे, ठीक है जी, 12 नून पे सेट की गई। बताएं ये सुबह के 4 बजे क्या टाइम शो करेगी नेक्स्ट डे। ठीक है जी, सुबह के 4 बजे। तो चलिए पहले मैं आवाज निकाल लेती हूँ, 12 नून से 4 AM कितने घंटे हुए, 24 घंटे तो नहीं हुए। कैसे, क्योंकि 12 नून से 12 नून होता तो 24 घंटे होते, ये तो 4 AM ही है। अब 12 नून से 12 मिडनाइट, 12 नून से 12 मिडनाइट हो गए 12 घंटे, फिर मिडनाइट के बाद 1 AM 2 AM यानी कि 4 घंटे और।
16 आवर्स, ठीक है जी, 16 घंटे का बताना है। एक्चुअल टाइम बजा है 4, पर घड़ी कितना शो कर रही है वो निकालना है, ठीक है जी। तो घड़ी कितना शो करेगी, 4 से ज्यादा, क्योंकि घड़ी तो तेज चल रही है। तो चलिए, अब मैंने देखा यूनिटरी मेथड लगाया, 24 घंटों में 15 मिनट गेन हो रहा है, 24 घंटों में 15 मिनट, तो 1 घंटे में 15/24। मुझे किसका निकालना है, 16 घंटों का। तो 16 घंटों का निकालने के लिए 15/24 इंटू 16, 15/24 इंटू 16, तो ये काट दिया, 8 दूनी 16, ये 3, ये आ गया 5, 5 इंटू 2 10 मिनट। तो कितना समय शो करेगी, 4:10 AM, ठीक है जी। एक्चुअल टाइम है 4 बजे, पर घड़ी फास्ट चल रही थी, जिसकी वजह से वो समय कितना शो कर रही है, 4:10, ठीक है जी। तो ऐसे ही क्वेश्चंस को सीखने के लिए रीजनिंग के, ठीक है जी, मेरे साथ जुड़ा करें, ठीक है जी। बुधवार शाम को 6 बजे और सैटरडे 4:30 बजे। तो सेशन को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।